हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग के लिए फिर लेके साइंस के लेकर आए हैं 60 क्वेश्चन। और इसमें आपका फिजिक्स से रहेगा 30 और केमिस्ट्री से रहेगा आपका 30। टोटल आपका 60 क्वेश्चन आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले सेट 1 अगर हम डिस्कस किया तो बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी हम लेकर आए हैं, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे सब लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए और सेशन को लाइक करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका फर्स्ट स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। चलिए पहले देखिए कहा कि खुद से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए 60 में आप कितने स्कोर करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर ये पूछता आपका प्रतिरोध, अगर आपका प्रतिरोध पूछता तो इसका मात्रक हो जाता ओम हो जाता। क्या होता? ओम हो जाता है। साथ साथ याद रखिएगा आर इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के ला पे ट्रेंड होता है, यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आर हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया जिसका मात्रक होता है ओम, आई हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जिसका मात्रक होता है वोल्ट, आई हो गया आपका करंट जिसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होता है। देखिए अगर क्वेश्चन आराम से नहीं पढ़े तो कितना आंसर ए मारता है, लेकिन ए नहीं होगा। ये क्या करते हैं, करंट को मेजर करता है। लेकिन आपका राइट आंसर पूछ रहा है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा, यानी जनित्र। देखिए इतना शुद्ध लिखा हुआ है जनित्र, यानी जिसको बोलते हैं जनरेटर, यानी डायनमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी है कि डायनमो जो है ये एसी करंट देता है कि डीसी, तो याद ये डीसी देता है। क्या देता है? डीसी देता है। बाकी एमीटर का काम क्या है, ये करंट को मेजरमेंट करता है। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या दे रखा है। देखिए गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का एमीटर है, लेकिन बस ये बताता है कि तार से करंट पास कर रहा है कि नहीं, मेजर नहीं कर, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट पास कर रहा है या नहीं। एमीटर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, यानी लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है। जिस व्यक्ति में अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। देखिए अगर हमने आई बना लिया, यहाँ पर ये टीना है, यहाँ पर क्या आपका रेटिना है, तो जब निकट दृष्टि दोष जिस इंसान में होता है तो उसका इमेज क्या होता है, रेटिना के सामने यहाँ पर बनता है। याद रखिए यहाँ पर बनता है। यहाँ से लाइट अगर एंट्री करेगा, और लाइट एंट्री कहाँ से एंट्री करता है, तो कॉर्निया से एंट्री करता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है दीर्घ दृष्टि दोष आ गया है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का, उसके चश्मे में किस तरह का लेंस लगा होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। और जिस व्यक्ति में दिक्कत दूरदृष्टि दोष होता है, अच्छा दूरदृष्टि दोष कहते हैं किसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूर का तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। और इसका इमेज जो है यहाँ पर अगर रेटिना है तो रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो। देखिए जब आप लाइट में रहिए, रोशनी में रहिएगा, तो पुतली जो होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, एकदम स्मॉल हो जाएगा। लेकिन उसी लाइट से आप अंधेरे में जाइएगा तो क्या क्या होता है, जल्दी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पुतली को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होने में, बढ़ने में। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा है। याद रखिएगा। लेकिन आप अंधेरा में हैं तो उस वक्त पुतली का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर से अच्छा रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकता है। अभी थोड़ा देर पहले बोला दूर दृष्टि क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से अगर निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो निकट का मतलब नज़दीक का दिखाई देना और दूर का दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो आपसे पूछा दूर दृष्टि दोष आँख साफ साफ देख सकता है, तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, सी हो, यानी दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को देख नहीं सकता। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, ठीक है ना, यानी एक्टिव नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर याद है, इसको बी बोलते हैं, यानी अंध बिंदु। इसको येलो पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? येलो पॉइंट भी इसको बोला जाता है। याद रखिए बिल्कुल ये एक्टिव नहीं होता, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है मानव नेत्र में होता है। देखिए मानव नेत्र में आपको सबसे पहले वह भी याद होना चाहिए कि मानव नेत्र में किस तरह का लेंस लगा होता है। तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी होगा, यानी उत्तल लेंस होता है मानव आँख में, यानी मानव नेत्र में किस तरह का लेंस होता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। देखिए जब सूर्योदय होता है या अस्त होता है तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका वेव लेंथ, इसका स्पीड बोल सकते हैं, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है सभी कलरों में, सभी कलर में 7 कलर होता है ना सन में, तो सातों कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेड का होता है। और साथ साथ एक और इसकी खासियत क्या है कि इसका स्कैटरिंग नहीं होता। स्कैटरिंग का मतलब होता है इसको कोई रोकता नहीं है, मतलब इसका परिकीर्णन नहीं हो पाता। परिकीर्णन का मतलब होता है बिखर जाना, है ना। आई बस समझ में, तो आसानी से क्या होता है आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए जो भी लिया हूँ सब एनसीईआरटी में है ना। अब एनसीईआरटी अगर बुक पढ़ेंगे तो आप लोग का आइडिया होगा। कहता है यहाँ पे 11 में वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो देखिए वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त का मतलब क्या हुआ, हम ये बता रहे हैं। जब सूर्यास्त हो सूर्योदय होता है, दोनों सूर्य, हाँ देखिए सूर्यास्त जब होता है तो सूर्यास्त होने के बाद भी सन जो है 2 मिनट दिखता है, 2 मिनट दिखता है। क्यों दिखता है, तो याद है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा आपका 2 मिनट। उसी तरह से अगर सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले वो दिख जाता है, तो उसका भी रीजन होता है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इंद्रधनुष यानी रेनबो जो होता है तो आर्टिफिशियल नहीं होता है ना, ये तो नेचुरल होता है ना। तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। याद रहे प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन जो हम प्रिज्म द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं ये आर्टिफिशियल होता है। और स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं, याद रखिएगा 7 कलर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका सीरियल बाय कलर का नेम बताइएगा, है ना, कि नीचे, अच्छा सिर्फ इतना बताइए कि नीचे कौन सा कलर होता है, ऊपर में टॉप में कौन सा कलर होता है जब प्रिज्म से पास करता है तो। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने वाले का आकाश कैसा दिखाई देता है। जब प्लेन जो बहुत हाई पर रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन में आकाश को आप देखिए तो कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ तो एयर है ही, रहता ही नहीं। ठीक है, जब एयर नहीं हो तो उसका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर स्कैटरिंग होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो याद रखिएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि अगर ये आई है लाइट एसेंट्री करता है तो ये रेटिना अगर हम मान लिया तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। याद रखिए रेटिना पर बनता है, लेकिन अब यहाँ पर कॉर्निया दे रखा है, तो कॉर्निया से क्या होता है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आँख में सबसे पहले किस भाग में लाइट एंट्री करता है, तो सबसे पहले कॉर्निया, यानी कॉर्निया से लाइट एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ पर आइरिस दे रखा था, आइरिस का काम क्या है, लाइट को कंट्रोलिंग करना, लाइट को कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। न्यूटन किसका होता है, तो बल का होता है। एम्पियर किसका होता है, तो करंट का होता है। और मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है डायनमो से किस प्रकार की धारा, अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला डायनमो का, डायनमो से हमेशा डीसी मिलता है, याद रखिए। लेकिन घरों में जो हमको करंट मिलता है वह एसी होता है, यानी अल्टरनेट करंट होता है, याद रखिएगा। चलिए उसी तरह से अगर बैटरी की बात बोले, बैटरी से हम लोग को क्या मिलता है, डीसी मिलता है। ठीक है, बैटरी से हम लोग को डीसी मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है। जो व्यावसायिक मोटर जो होता है उसमें किस प्रकार का चुंबक का उपयोग किया, याद रखिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक जो होता है नर्म लोहे का बनाया जाता है, मतलब ये परमानेंट नहीं बनाया जाता है, टेम्पोररी बनाया जाता है। ठीक है, अगर अस्थायी चुंबक आपको बनाना है तो वहाँ पर हम स्टील यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्टील। अगर अस्थायी चुंबक मैग्नेट बनाने हैं तो वहाँ पर हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टेम्पोररी बनाना है यानी विद्युत चुंबक बनाना है तो वहाँ पर नर्म लोहे का यूज़
किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हार्ट एंड ब्रेन, यानी हृदय एंड मस्तिष्क, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया। देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज़ किया था, याद रखिएगा नर्म लोहे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब नर्म लोहे का मतलब क्या होगा कि जब तक उसमें करंट फ्लो होगा उसमें मैग्नेटिक रहेगा, करंट ऑफ हो जाएगा तो मैग्नेटिक चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट बनाना है तो स्टील यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टील यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फ्राडे ने, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो आपको बताने किसका यूज़ किया था नाभिकीय एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी यूरेनियम का। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यू होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दे रखा है सिलिकन, कमेंट में बताइए सिलिकन क्या धातु है, धातु या युग धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। याद रखिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है ऊर्जा के सभी रूप में अंतः स्रोत किसे माना जाता है। अंतः सबसे पावर, सबसे ज़्यादा स्रोत एक तरह से पूछिए जहाँ से एनर्जी क्रिएट होता है। तो देखा जाए तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सन हो जाएगा, यानी सूर्य है ना। एनर्जी का ये पिता बोल सकते हैं जो भी है ना। तो अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो सन को माना जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है? ये अपार है, मतलब अनलिमिटेड होता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कभी समाप्त होने वाला नहीं, तो कौन सा ऊर्जा होगा? यहाँ पर सन ऊर्जा होगा, यानी सोलर एनर्जी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी अगर हम बोलें कोयला बोलें, प्राकृतिक गैस बोले या पेट्रोलियम बोले, ये सीमित है, ये कभी न कभी खत्म होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा। तो फिर क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा चेंज करके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है डेनमार्क को कहा जाता है। देखिए डेनमार्क को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पवनों का देश। अब डेनमार्क को पवनों का देश इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पवनों से ऊर्जा जो है प्रोड्यूस होता है। पवनों से सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा जो होता है प्रोड्यूस होता है, इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 27 कहता है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी सोलर प्लेट बनाने के लिए किसका यूज़ किया था? यानी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, यानी ऐसा यानी सिलिकॉन। अभी थोड़ा देर हमने पूछा कि सिलिकॉन क्या है, मतलब वो उपधातु, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो पहले क्या करेगा आपका? ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इसको हम लोग जिस रूप में यूज़ करें, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी से क्या हमको मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो देखिए एलपीजी गैस किया था, बायोगैस किया था, कोयला, लेकिन सीएनजी नहीं, इससे गाड़ी उड़ी चलाया जाता है ना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है प्रकाश संश्लेषण अंग मतलब पूछ रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरित लवण, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और इसी के कारण क्या होता है? पेड़ के पत्तियाँ या स्टेम बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पत्ती की बात है तो इसको क्या बोला है? किचन ऑफ प्लांट बोला गया। किचन ऑफ प्लांट इसलिए बोला गया कि पत्ती में यानी पेड़ के पत्ते में क्या होते हैं? खाना बनते हैं। ठीक है, चलिए अस्टोमेटा क्या होता है? पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अस्टोमेटा बोलते हैं। उसी से क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एंट्री होता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन। हाँ देखिए अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है 30। क्वेश्चन में यहाँ पर 31 कहता है जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है। तो देखिए जिंक और लेड जो होता है कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है, यानी अधिक एक्टिव होता है ना। मतलब अगर
ऐसे बोले Zn अगर ऐसे कॉपर सल्फेट अगर ऐसे हो तो ये क्या करेगा, जिंक इस बंदे को कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, यानी जिंक जो है कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो जो ज़्यादा एक्टिव होगा अपने से कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ 32 कहता है अंगूर का किवन करना एक आपको बताने कैसा परिवर्तन, रासायनिक है, भौतिक है या दोनों है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ही यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखिए अंगूर का जो किवन किया जाता है वह एक तरह का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे लोहे में जंग लगना वो भी रसायन परिवर्तन का उदाहरण है। उसी तरह से अगर दूध से जो दही बनता है वो भी रसायन परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है मैग्नीशियम के रिबन के दहन यानी जलने पर किस प्राकृतिक लौ उत्सर्जित यानी किस तरह का लौ उत्सर्जित करता है। तो याद रखिए व्हाइट, यानी व्हाइट चमकदार जो है वो लौ को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और उसके बाद जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और उसके बाद ये हो गया O2 रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल जी, पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करा चुके हैं। तो सिरका में क्या होता है आपका, एसिटिक होता है। एसिटिक का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, नहीं हो गया एसिटिक एसिड है, इसको बोलते हैं एथनोइक एसिड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है, यानी खट्टे मिल्क में या दही बोल सकते हैं। साइट्रिक या सिट्रिक होता है, ये लेमन में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और मेथनोइक जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। ये चींटी उटी या मधुमक्खी सब जो होता है जो डंक मारता है तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्न में कौन विजातीय, विजातीय का मतलब चारों में कौन अलग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ऐसा हमने क्यों बोला, तो देखिए यहाँ पर तीनों जो दे रखा है खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर, सब क्या सब में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो। बाकी क्या होती है अलग, ये कॉपर ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो अब देखिए नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड का मान पीएच के 7 से कम होता है। तो एक ही तो ऑप्शन यहाँ पर झलक रहा है 2, यानी 2.2 इसका हो जाएगा आपका पीएच मान, किसका, नींबू का। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है मधुमक्खी के डंक, अब देखिए डंक वाला क्वेश्चन आ गया, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी। मान लिया डंक यानी मधुमक्खी काट लिया तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे क्या लगाएंगे। तो याद रखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। तो इसको हल्का सा नमी बनाकर, थोड़ा सा पानी हल्का सा नमी बनाकर जहाँ पर काट के वहाँ पर क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, यानी घर्षण कर देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए। किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी क्षारीय दंत मंजन। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, टूथ डिक यानी दांत का क्षय होना कब होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मुंह का पीएच मान जो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपका 39 कहता है निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर बताना अधातु। पहले देखिए अधातु लिखा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या, ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन में आता है कि धातु होते हुए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये कार्बन का प्रूफ होता है, कार्बन का एक रूप होता है, यानी ग्रेफाइट होता है, दूसरा होता है डायमंड। डायमंड क्या होता है, कुचालक होता है। आशा से तो भी यार डायमंड का क्या होता है, अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होता है, अभी हम डिस्कस कर चुके 2 पॉइंट कितना होता है, 42 होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे चाकू से काटना बिल्कुल ईजी है। तो इस तरह क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यानी सोडियम एक तरह का मिठाई होता है, ठीक है, बर्फी कैसे होता है, छोटे छोटे पीस होता है ना,
तो उसी तरह से इस तरह से रहता है, आसानी इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, चलिए। और साथ साथ ये भी याद है सोडियम को किस चीज़ में रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है इसको? केरोसिन में। साथ साथ पोटासियम को भी, लिथियम को भी उसी में रखा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए रखा जाता है, केरोसिन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं होता है इसीलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का था जस्ता के अयस्क है। आपको बताना है कि जस्ता के अयस्क कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ही होगा, जिंक ब्लेड जो जस्ता का अयस्क है। बाकी यहाँ बॉक्साइड की बात करती है, एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड, जिसे आप सोडियम तो निकाल सकते हैं लेकिन ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। वही यहाँ पर सीने बार है, यानी सीने बार ही लिखा हुआ है। सीने बार किसका अयस्क, याद रखिए ये पारा यानी मरकरी का होता है, मरकरी का ये अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में 42 का था एल्युमिना के विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। जब एनोड पे ऑक्सीजन जमा होता है तो कैथोड पे क्या जमा होगा, तो कैथोड पे एल्युमिनियम स्टोर होगा, याद रखिएगा। चलिए, कैथोड पे नेगेटिव होता है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। अब देखिए इस्पात यानी स्टील बुक की बात हो रहा है, तो स्टील किसको कहते हैं, जब कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% तक जो होता है वह स्टील होता है। अगर कार्बन की मात्रा 2% से अगर ज़्यादा होगा तो उसको स्टील नहीं, उसको हम कास्ट आयरन बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, उसको कास्ट आयरन कहा जाता है, याद रखिए। यानी 2% तक सही है, 2% तक वह स्टील बोलेंगे, लेकिन 2% से जैसे उसकी मात्रा बढ़ जाएगा तो वो स्टील ना होकर क्या हो जाएगा, आपका कास्ट आयरन होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी मैक्सिमम 2% होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो यहाँ पर देखना है राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपको सोना हो जाएगा, यानी एयू। याद रखिए एयू जो अधिक ताप पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, इनर्ट टाइप का होता है। ठीक है ना, ये जल्दी आपका रिएक्टिव क्या बोलते हैं, एक्टिव नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता है किसी चीज़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम होगा। इसके साथ साथ सोडियम भी याद रखिएगा, है ना। तो पोटासियम और सोडियम क्या होता है, दोनों जल में डालने पर क्या होता है, तैरने लगता है, यानी तैर कर जलने लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो उस धातु के किस गुण के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए किसी धातु से अगर तार बनाना हो तो तार बनाने का मतलब ये तन्यता आता है। तो तन्यता का मतलब होता है कि वह ऐसा क्वालिटी जिससे आप तार बना सकते हैं, जैसे हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। अब आपसे पूछा कि सबसे तन्य धातु कौन होता है, तो याद रखिए गोल्ड होता है, क्योंकि इसे पतले पतले तार की तरह देखते हैं, गहने बनाया जाता है। और साथ साथ ये भी आता है कि सबसे अधिक आघात वर्ता वाला धातु कौन होता है, उसमें भी आंसर आपका आएगा तो सोना ही आता है, यानी गोल्ड ही आता है, याद रखिएगा। अगर तन्यता भी पूछेगा और आघात वर्ता ही पूछेगा तो दोनों का आंसर क्या हो जाए, आपका गोल्ड ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है इनमें कौन सी अधातु, देखिए अधातु लिखा और चमकीला होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। देखिए धातु के बर्तन में खाना बनाया, इसका कारण क्या है, तो जाहिर सी बात है धातु क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, इसीलिए तो कह रहा है क्योंकि उष्मा का क्या होता है, तो ये सुचालक होता है, याद रखिए सुचालक होता है। यहाँ पर दे रखा है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, जो सुचालक और कुचालक के बीच की प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, बाकी कुचालक तो पता ही है, जिससे जो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसमें पास नहीं करता, उसको बोलते हैं कुचालक। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जानी पोटासियम। याद रखिएगा पोटासियम जो जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है। बाकी सोना सिल्वर लेड जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक पूछ रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
तो आयनिक कंपाउंड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो ये कंपाउंड होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिए हमेशा हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आता है सोडियम, पोटासियम, इसके क्या होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या होता है। तो मैग्नीशियम के दहन से क्या होता है, वह उसका नेचर जो होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। याद रखिएगा क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पर किसको काटा जा सकता है, तो सोडियम को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसको किस चीज़ में रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है आभूषण बनाने वाला सोना। आप देखिए शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना? 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, 22 कैरेट से बनाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 22 कैरेट। बाकी 2 कैरेट उसमें क्या मिलाया जाता है, या तो सिल्वर मिलाया जाता है या कॉपर मिलाकर उसको थोड़ा हार्ड किया जाता है ना। अगर 24 कैरेट से बनाया जाएगा तो सोना क्या होगा, वो मुलायम होता है ना, तो वो आपको जैसे पकड़िएगा तो मुड़ जाएगा। इसीलिए उसको हार्ड करने के लिए 22 कैरेट का 2 कैरेट कुछ अलग कॉपर या सिल्वर उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का था सिल्वर तथा उस कॉपर। अब देखिए सिल्वर और कॉपर जो उष्मा का क्या होता है, तो अच्छा चालक होता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ये वह सबसे अच्छा चालक होता है। लेकिन सिल्वर का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। सिल्वर क्या आपका कॉस्टली है, इसीलिए इसका हम यूज़ नहीं करते। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, तो सिल्वर होता है। याद रखिए सिल्वर होता है। लेकिन सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है इनमें कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, मरकरी होगा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर का 56 कहता है निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा था। बहुत बार बता चुके हैं, तो याद रखिएगा सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये रहा देखिए अब यहाँ पर आ गया निम्न में किस अधातु को, देखिए अब यहाँ से आ गया किस अधातु को पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस तो रखा है, तो किस फास्फोरस का रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। याद रखिए ऐसे खुले हवा में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है, तार इससे बनाया जा सकता है। याद यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कॉपर। कॉपर से क्या होता है, जनरली तार के रूप में हम लोग यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 59 कहता है भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सा है। स्वतंत्र यानी फ्री स्टेट में, तो ये फ्री स्टेट में नहीं है। एल्युमिनियम में फ्री स्टेट में जल्दी नहीं पाया था, जिंक में नहीं। तो राइट आंसर पर क्या बनेगा, यानी सिल्वर जो है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन इस वायुमंडल में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है तो दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, इस पर क्या होता है, सिल्वर पे काले काले आ जाते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ये नहीं कि आज से 1-2 दिन में होता है, ऐसा नहीं होता, कुछ समय के बाद, यानी बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्न में कौन अधातु, आपसे पूछा है इनमें कौन अधातु। कोबाल्ट क्या धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आपका अधातु। याद रखिएगा अधातु है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 MCQ साइंस का डिस्कस किया हूँ, जिसमें 30 आपका हो गया फिजिक्स का और 30 हो गया आपका केमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।